बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम अपना बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस ऑफ CBA। इट इज़ नेचुरल कि जब भी आप एक इंडिविजुअल को डिसीजन करने लगता है तो वो उसके ऑल्टरनेट्स देखता है कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं तो उससे कहते हैं इस ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। लेकिन क्या जब आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो क्या उसके ऑल्टरनेट्स देखना लॉजिकल है या नहीं, ये अब एक सवाल बनता है। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जब चैप्टर 1 में एक हाईवे की CBA करने की कोशिश की थी और उसके ऑल्टरनेट्स ढूंढने की कोशिश की थी, तो वी रियलाइज्ड कि एक हाईवे को किसी हॉस्पिटल से कंपेयर करना या किसी स्कूल से या किसी और पब्लिक इंटरवेंशन से या इवन हाईवेज को हाईवे से कंपेयर करना प्रॉब्ली इस एक तो बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरा सही भी पता नहीं है कि नहीं। क्योंकि एक हाईवे की ज़रूरत और दूसरे की ज़रूरत बाय नेचर मुख्तलिफ होती है, और बाकी सारी चीज़ें, ट्रेन्स, उसके यूज़र्स, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, और ये चीज़ ओवरऑल इंतहाई मुश्किल भी हो जाती है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन इस चैप्टर में दी गई हैं कि हम समझें कि ये एफिशिएंसी होती क्या है, ऑपरेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, पोटेंशियल ऑपरेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, उन सब में क्या क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं, और मैक्सिमम फिर हम क्या किस हद तक हमें जाना चाहिए और कितनी डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। तो अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो ये सारा जो हम CBA कर रहे हैं बेसिकली एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं। यानी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसी ऐसी जगह लगे कि उनकी बेस्ट एफिशिएंसी हमें मिले, उनका बेस्ट यूज हो, और अल्टीमेटली जो चीज़ क्रिएट हो वो सबके लिए वैल्यू की हो व्हेन कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन क्रिएटेड। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके साथ साथ हमने क्विकली डिस्कशन की थी, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे कि पेरेटो एफिशिएंसी एक और एक्सप्रेशन है जिसमें हम कहते हैं कि पेरेटो एफिशिएंसी वो चेंज होती है जिसमें कम से कम किसी एक पार्टी का भला हो जाए और किसी का बुरा ना हो। तो अंग्रेजी में पढ़े तो an allocation of goods is Pareto efficient if no alternative allocation can make at least one person better off without making anyone worse off। यानी जब भी आप किसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। नंबर एक, एक तो वो किसी की बेहतरी कर रही हो इन इन सिचुएशन वेयर कोई किसी की बुराई भी ना हो रही हो। और सेकेंडली, यानी इसमें इसमें हम बेसिकली इंडिविजुअल का लॉस गार्ड कर रहे हैं कि उसका लॉस नहीं होना चाहिए जब किसी की बेहतरी हो रही हो। और ऑब्वियसली इसके अलावा ऐसा हो कि अगर सबकी बेहतरी हो रही हो इन सेकंड केस या मल्टीपल पार्टीज की, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जब किसी की बेहतरी हो रही हो या एटलीस्ट किसी ना किसी की बेहतरी जरूर हो रही हो, और ऐसी सिचुएशन में हो रही हो कि कोई नो बडी इज वर्स ऑफ। तो इसको अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो इसके एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो लोग हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2, और दोनों को हमने पैसे देने हैं, और टोटल हमारे पास 100 रुपए हैं। यानी टोटल 100 रुपए हम उसको एक ये कर सकते हैं कि एक बंदे को भी 100 रुपए दे दें और दूसरे को कुछ ना दें, या ये भी कर सकते हैं कि दूसरे को 100 रुपए दे दें, पहले को कुछ ना दें। और ऑब्वियसली इसके बीच का कोई भी कम्बिनेशन कर सकते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे कोई फिलहाल जजमेंट नहीं है कि पर्सन 1 पहले से अमीर है या नहीं है, पर या पहले से गरीब है या नहीं है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसकी सेहत वगैरह, कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ एलोकेशन की बात हो रही है। और जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये ब्लैक वाला डॉट है जिस पे लिखा हुआ है स्टेटस को पॉइंट, यानी उन दोनों में से 25-25 रुपए पहले से इन दोनों के पास है। तो अब हम, यानी आपके पास फिर अब बाकी 50 हैं जो आपने एलोकेट करने हैं। तो अगर आप एलोकेशन कुछ कोई ऐसी ले जाएंगे कि इनमें से किसी एक के पास 25 से कम हो जाए, तो वो परेटो एफिशिएंसी नहीं होगी, बल्कि आप बेसिकली स्टेटस को पॉइंट से पीछे आ जाएंगे, परेटो एफिशिएंसी से भी पीछे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाइलाइटर लेके आता हूँ, तो आप यहाँ से अगर किसी एक बंदे के पैसे आप कम कर देंगे, फॉर एग्जांपल इसके 20 कर देंगे, तो आप इस जगह पे आ जाएंगे। या इसके 20 या 15 कर देंगे तो इधर आ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो परेटो एफिशिएंसी का एक सेक्शन है, ये लाइट ब्लूइश सा, इससे आप बाहर निकल आएंगे। तो परेटो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई ऐसी चेंज करें जो आपको इस पॉइंट से
इस ट्रायंगल के अंदर की तरफ लेके जाए, यानी मोर परेटो एफिशिएंट हो आपकी एलोकेशन कंपेयर टू स्टेटस को। और ये जो आपको फ्रंट नजर आ रहा है जिसके ऊपर परेटो फ्रंटियर लिखा हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ द मैक्सिमम लेवल्स ऑफ परेटो एफिशिएंसी दैट यू कैन गेट। यानी अगर आप यहाँ पे आएंगे तो एक को 60 मिल रहे हैं, एक को 40 मिल रहे हैं, तो इट इज परेटो एफिशिएंट। दोनों 25 से ऊपर चले गए, यहाँ पे आएंगे, परेटो एफिशिएंट। इसी तरह अगर आप इस लाइन पे चलते रहेंगे और 75 रुपए एक को दे देंगे और दूसरे को 25 से कम नहीं करेंगे, परेटो एफिशिएंट हैं आप, क्योंकि नो बडी इज वर्स ऑफ, वन पर्सन इज गेनिंग। इसी तरह इसमें अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो ये योर परेटो एफिशिएंट, नो बडी इज वर्स ऑफ, एंड एटलीस्ट वन पर्सन इज गेनिंग। तो इस तरह की पॉलिसी को परेटो फ्रेमवर्क कहता है कि आपको करना चाहिए, क्योंकि यू आर मेकिंग समबडी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ। अब यहाँ पे आप गौर करें तो एटलीस्ट आप क्या कर रहे हैं कि यू आर गार्डिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ समबडी जिसको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा आप कह लें कि सोसाइटी के वो लोग जो रिप्रेजेंटेड नहीं है या जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, रेट एफिशिएंसी में आप उसको गार्ड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है विलिंगनेस टू पे। इसको हम परेटो एफिशिएंसी में या सीबीए में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइडिया क्या है कि इट इज़ द अमाउंट दैट अ पर्सन वुड बी विलिंग टू पे टू ऑब्टेन द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी। यानी एक थियोरेटिकल सी चीज़ है कि फर्ज करें आप एक बंदे से पूछ रहे हैं कुछ सवाल और आप श्योर हैं कि वो 100% ऑनेस्टी के साथ आपको जवाब देगा, और आप उससे पूछते हैं कि भाई बताएं, अगर आपके पास 500 रुपये हैं और मैं आपसे कहूँ कि ये 500 मुझे दे दें, और अगले 2 घंटे जो आपने ड्राइविंग करनी होगी शारा फैसल पे या किसी मेन रोड पे, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं मिलेगी, आपके रास्ते में रश नहीं आएगी, अ, अच्छा माहौल होगा आपके इर्द गिर्द, तो 500 रुपये आप मुझे देने के लिए तैयार हैं, जिसके बदले आपको ये सारी सहूलियात मिलेंगी। तो अगर वो कहे यस, तो इसका मतलब है दिस इज हिज और हर विलिंगनेस टू पे फॉर द पॉलिसी दैट यू आर ऑफरिंग हिम और हर। प्रैक्टिकली क्या होता है कि सिर्फ बेनिफिट्स नहीं होते, ऑब्वियसली कॉस्ट्स भी होती हैं जिनको हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपने उसको खाली बेनिफिट्स दिखाए। अब यहाँ पे तो हम एक और टर्म यूज करते हैं, द टर्म जिसको हम कहते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि ये हो जाए या वो हो जाए, आई डोंट रियली केयर। यानी अगर वो आपको कहता है मेरी जेब में 500 रुपये रह जाएं तो मेरे लिए बराबर है कि 500 रुपये आप ले लें और ये वाली मुझे सहूलियात दे दें, तो इसका मतलब है ही और शी इज इनडिफरेंट बिटवीन हैविंग 500 रुपीज एंड having those policies against 500 rupees. So, in other words, his or her willingness to pay is 500 for that particular intervention. अब ये एक प्योरली थ्योरेटिकल चीज है, अ, और जनरली जब आप किसी की विलिंगनेस टू पे जानना चाहते हैं तो उसमें ये इनडिफरेंस इज इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज काइंड 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 ऑफ द कट ऑफ, जिस पे आप कहते हैं कि इसके बाद इसकी विलिंगनेस टू पे खत्म हो जाएगी। अब ये विलिंगनेस टू पे को हम डिटेल में देखेंगे आज ही, और इसमें हम इसके प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे इसी चैप्टर में कि इसके साथ इश्यूज क्या हैं। एग्जाम्पल देखते हैं विलिंगनेस टू पे की। फर्ज करें एक सोसाइटी है, उसके टोटल 3 मेंबर्स हैं। एक पर्सन वन है जो इनडिफरेंट है बिटवीन स्टेटस को, यानी अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है वो स्टेटस को है, और पेइंग 100 टू हैव अ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड। यानी वो कहता है आपने कुछ भी नहीं करना, तो भी ठीक है, और अगर मुझसे 100 रुपये लेके ये पॉलिसी कर देनी है तो भी ठीक है। यानी वो इन दोनों के दरमियान इनडिफरेंट है, इन अदर वर्ड्स उसकी विलिंगनेस टू पे 100 है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए। दूसरा पर्सन अगेन वो कह रहा है कि स्टेटस को रहे तो भी ठीक है, और मुझसे 200 ले लें और ये पर्टिकुलर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दें, तो इसका मतलब है इसकी विलिंगनेस टू पे 200 है। तो ओवरऑल आप ये कह लें कि अगर आप ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो आप इन दोनों को मिला के 300 की अच्छाई ला रहे होंगे सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये अच्छाई इन दोनों बंदों के लिए 300 के बराबर थी। जो भी आप चेंज ला रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो भी स्कूल बना रहे हैं, कोई पार्क बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, तो 300 की आप अच्छाई लेके आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, या
अगर ये चीज़ें प्योरली फाइनेंशियल हैं तो इकोनॉमी के अंदर लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक पर्सन थ्री भी है जो कहता है कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉन्सर्ट कराना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस कराना चाहते हैं, वो कह रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये मुझे नहीं पसंद। और मैं इनडिफरेंट हूँ बिटवीन स्टेटस को एंड नॉट हैविंग इट इम्प्लीमेंटेड, एंड इफ यू डू इट यू गिव मी 250 रुपीज। यानी उसकी विलिंगनेस टू पे का ऑपोजिट कह लें कि विलिंगनेस टू एक्सेप्ट उसकी 250 है, अगर आप स्टेटस को चेंज करेंगे। अगर चेंज किया तो वो कह रहा है मुझे 250 दे दें, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता स्टेटस को हो या आप पॉलिसी लगा दें, मेरे लिए बराबर है। तो इन अदर वर्ड्स उसकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट 250 है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 300 उन दोनों की विलिंगनेस टू पे थी, इसकी 250 विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है। तो नेट सोशल बेनिफिट जो इस पॉलिसी से आएगा वो 50 है। इसका मतलब है कि आपको ये काम करना चाहिए। ये काम सोसाइटी में 50 रुपए की अच्छाई ऐड करेगा, या इकोनॉमी में 50 रुपए बढ़ाएगा अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो। अब इसी को अगर आप परेटो वाले डायग्राम पे देखें तो आप बेसिकली स्टेटस को से परेटो का जो फ्रंटियर है उसकी तरफ आपने ट्रेवल किया है, वाइल बीइंग विद इन द परेटो एफिशिएंसी रेंज। यानी आप परेटो जो आपका स्टेटस को था वो 0-0 पे था, देयर वाज नो नेट सोशल बेनिफिट, नो नेट सोशल लॉस। और अभी आप एक ऐसी सिचुएशन की तरफ चले गए हैं जिसमें 50 का नेट सोशल बेनिफिट है। अब इसी को एक और इसका दूसरा वर्जन देखें। उससे पहले कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, कि हर चीज़ में सिर्फ बेनिफिट नहीं होते, उसके कॉस्ट भी होते हैं। तो आप कोई चीज़ बनाने लगेंगे, हॉस्पिटल वगैरह, तो सिर्फ इन लोगों की विलिंगनेस टू पे नहीं आएगी, बल्कि आप उसको उसमें ईंटें, गारा, बजरी, सीमेंट, सरिया, मजदूर, वो सब भी लगाने पड़ेगा। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन इनपुट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी इज इट्स वैल्यू इन इट्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि ये जो मैं आज 100 रुपए लगा के फिल्म देखने जा रहा हूँ, इन 100 रुपए का मैं समोसा प्लेट भी खा सकता था। तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू द मूवी इज नॉट हैविंग समोसा प्लेट। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन यहाँ पे हम सीबीआई में उसको इस तरह यूज करते हैं कि जब भी कोई एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही होती है तो हम उसको इनपुट की, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वही पब्लिक के पैसे कहीं और इस्तेमाल हो सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली मेजर्स व्हाट सोसाइटी मस्ट फोरगो टू यूज द इनपुट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। यानी वो पब्लिक के जो 200, 300, 500, 1000, मिलियन लगने हैं आपके, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इस केस में जो हमने पहले देखा था कि 50 का हमें सोशल नेट सोशल बेनिफिट मिल रहा है, इसमें अगर फर्ज करें इनपुट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 75 आ गई, तो ओवरऑल नेट सोशल बेनिफिट जीरो से नीचे चला गया, यानी -25 चला गया। तो अगर हम इसको पेरेटो वाली डायग्राम पे देखें तो वी मूव बैकवर्ड फ्रॉम द स्टेटस को, और हम पेरेटो एफिशिएंसी के शेड से बाहर निकल आए हैं, एंड इट्स नॉट पेरेटो एफिशिएंट। तो एज पर पेरेटो क्राइटेरिया हमें ये काम नहीं करना चाहिए, जबकि जब तक इनपुट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी तब तक इट वाज एफिशिएंट और हमें वो काम करना चाहिए था। अब अपेरेंटली फिर हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे डिसीजन रूल ये है कि वो पॉलिसी जो कि नेट सोशल बेनिफिट्स यील्ड कर रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग फुल कंपनसेशन टू ऑल दोज हु बेयर कॉस्ट्स। यानी जिन्होंने कहा कि हम जिस जिसको कोई भी कॉस्ट पड़ रही है, चाहे वो विलिंगनेस टू पे की शक्ल में या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में है, वो आप उनको कंपनसेट कर दें। तो अगर ओवरऑल नेट बेनिफिट हो रहा है तो अडॉप्ट कर लें, क्योंकि एटलीस्ट समवन इज अ विनर एंड देयर इज नोबडी हु इज अ लूजर, जो हमारा बेसिक रूल था। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि देयर इज ग्रेट इंफॉर्मेशनल बर्डन। अब इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स, प्रैक्टिकली दो तो नहीं होते हैं ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्टेक होल्डर होते हैं तकरीबन हर चीज के। तो इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करना उनकी विलिंगनेस टू पे के बारे में, ऑल्टरनेट्स के बारे में, बहुत प्रोहिबिटिव हो जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक ट्रांसफर्स। फर्ज करें किसी बंदे को 20 रुपए उसकी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट है, किसी की विलिंगनेस टू पे 30 है, तो वो स्पेसिफिक ट्रांसफर्स अगर आप करना शुरू कर दें तो वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी आपको टैक्सेशन तो जनरल करनी पड़ती है, किसी की विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है, किसी की कम है। यानी आपको लगता है कि ये 50 रुपए की चीज़ है, किसी और को लगता है ये 200 रुपए के काबिल है।
लेकिन टैक्स दोनों से 75 रुपए लिया जा रहा है। तो होगा क्या कि आप वर्स ऑफ फील करेंगे, क्योंकि आपको आपसे तो 50 से ऊपर ले लिया। और वो जो 200 समझ रहा था वो बेटर ऑफ फील करेगा। आई होप कि ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें यू अंडरस्टैंड द सोशल साइड ऑफ इट, के इसकी पॉलिटिकल साइड भी एक साथ साथ डेवलप होती जाती है जब आप पॉलिटिकल डिसीजंस करने लगते हैं। कि प्रॉब्ली वो कौन बंदा होगा जो कहेगा ये 50 रुपए के काबिल है, वो ऑलरेडी रिसोर्स कंस्ट्रेंड होगा। और प्रॉब्ली वो कौन बंदा होगा जो कहेगा ये 200 के काबिल है, वो प्रॉब्ली ऑलरेडी रिसोर्स रिच बंदा होगा। तो पॉलिसी इंटरवेंशंस जो कि पब्लिक की तरफ अच्छी होती हैं, वो जिसके पास बहुत पैसे होते हैं उस वो कहता है कर दें। और जिसके पास पैसे नहीं होते वो कहता है ना करें, इसके बजाय वो करें, इसके बजाय ये करें। यानी उसकी एक्सट्रीम ये होती है कि मुझे कैश दे दें, और या दूसरी एक्सट्रीम दूसरी तरफ जो रिसोर्सफुल या रिप्रेजेंटेड बंदा होता है वो कहता है सो एंड सो इंटरवेंशन ले आए। तो स्पेसिफिक ट्रांसफर्स हम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। फिर सिस्टम ऑफ पेमेंट जो है, इट वुड डिस्टॉर्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्क बिहेवियर। यानी आप जो भी सिस्टम ऑफ पेमेंट लेके आएंगे, तो वो कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि हमने तो ठीक है 200 रुपये कह दिया था हम दे देंगे, और हम आपने हमसे ले भी लिए, लेकिन आप फिर मुझे कैश तो कोई कोई नहीं मिल रहा, दूसरे को तो कैश मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी। और इसकी नीचे वाली लाइन अगर आप देखें, तो फिर एक्चुअल फिर वर्क बिहेवियर में ये फर्क आएगा कि लोग इनकरेज होंगे कि वो कॉस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और इग्नोर करें बेनिफिट्स को, ताकि उनको ज़्यादा कंपनसेशन हो। तो फिर अल्टीमेटली आप अगेन लुक एट द सोशल एंड पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन वेयर नोबडी वुड वर्क एंड एवरीबडी वुड लाइक टू बी कंपनसेटेड। तो उससे क्या होगा कि वो जो आपके पास एक स्पेस पैदा हुई थी ना, कि आप ये सोशल काम करें, वो कैसे हुई थी? इन सब लोगों की विलिंगनेस टू पे से हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अब आप इनकरेज कर रहे हैं कि वो ना हो, खत्म हो जाए वो। तो एक वक्त आएगा कि आपके पास सोशल काम करने के तो पैसे वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आपके पास अपना काम चलाने के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप ये वाला रूल रखेंगे, तो यानी अगर आप परेटो एफिशिएंसी से चलेंगे, तो यू विल प्रॉब्ली एंड अप वेयर आपके जहाँ आपके पास पहले तो सोशल इंटरवेंशन करने के पैसे ही खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको अपनी गवर्नमेंट चलाने के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। तो आई होप दैट यू नाउ अंडरस्टैंड कि जब आप ये कोशिश करते हैं कि किसी का बुरा ना हो और कम से कम किसी का तो भला हो जाए, वो उसकी फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं, तो वो लोग जो कि काम कर रहे होते हैं, वो भी इनकरेज होते हैं कि काम करने की क्या जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है जो विच विल इंश्योर के किसी का बुरा ना हो। तो मैं अपनी कॉस्ट भी ज्यादा बता देता हूँ, मुझे वहां से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर होता क्या है कि लोग काम करना छोड़ देते हैं। तो यही क्रिटिसिज्म था जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स पे या कम्युनिस्ट मूवमेंट्स पे था, कि वो हर कोई हर चीज़ वो हुकूमत से हुकूमत लोगों को देती है, हुकूमत अमीर लोगों से लेती है। तो अल्टीमेटली अमीर लोग भी कहते हैं अच्छा ठीक है फिर हम ही नहीं करते, हमें भी हुकूमत दे देगी। तो अल्टीमेटली फिर हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं रहता। ओवरऑल सोसाइटी में एफिशिएंसी कम हो जाती है, और सोसाइटीज फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं जी। तो बेसिकली होगा क्या कि यू लैंड अप फॉरगोइंग पॉलिसीज जो कि पॉजिटिव नेट बेनिफिट्स ऑफर कर रही हैं, और फिर लोगों की एफर्ट्स मेहनत करने के बजाय इस चीज़ पे हो जाएंगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशंस मिले, जस्ट या अनजस्ट। तो फिर कनेक्शन क्या हुआ नेट बेनिफिट्स और परेटो एफिशिएंसी में? कनेक्शन ये हुआ कि एज एन एनालिस्ट फर्ज करें आप सब आउटकम्स को विलिंगनेस टू पे की शक्ल में या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट की शक्ल में वे कर लेते हैं, और तमाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स को भी देख लेते हैं। तो जो साइन बनेगा नेट सोशल बेनिफिट्स के साथ, या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। तो उस साइन से आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है कि नहीं, वाइल इंश्योरिंग दैट नोबडी इज वर्स ऑफ, और कम से कम किसी ना किसी एक को फायदा हो जाए। तो अगेन इसमें एक इसकी ऑपोजिट साइड पे देखें तो ये इंकरेजमेंट भी हो सकती है कि जो रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं वो अपने आप को बेटर ऑफ करते रहेंगे, वाइल इंश्योरिंग कि कोई और वर्स ऑफ ना हो। और लेकिन रिलेटिवली फिर ऑब्वियसली वर्स ऑफ होता रहेगा। यानी आप किसी एक बंदे को ही 100 100 रुपया देते रहें और दूसरे को 1 रुपया भी ना दें, वो वर्स ऑफ तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों के गैप बहुत बढ़ता जाएगा। वो फिर मार्केट में डिस्टॉर्शंस पैदा होनी शुरू हो जाएंगे उससे।
तो पॉजिटिव नेट बेनिफिट्स इनसे इंडिकेट होता है, डिसीजन रूल आपका ये बनता है कि पॉजिटिव नेट बेनिफिट्स इंडिकेट के आपके पास पोटेंशियल है टू मेक अ पॉलिसी पेरेटो एफिशिएंट। यानी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं टू इंश्योर कि आपकी जो पॉलिसी है वो पेरेटो एफिशिएंट है और आपके ट्रायंगल के अंदर की तरफ जा रही है। और अगर नेगेटिव साइन हो, आपका नेट बेनिफिट्स नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि नहीं है आपके पास वो पोटेंशियल, और आप अगर आप वो काम करेंगे तो आप पेरेटो ट्रायंगल के पेरेटो रीजन से बाहर निकल रहे हैं, तो वो आप फिर नहीं करेंगे। ये अपेरेंटली ये रूल बनता है। अब इससे इसको यानी पेरेटो एफिशिएंसी को जनरली कंट्रास्ट किया जाता है एक और मॉडल से जिसको हम कहते हैं कैल्डर हिक्स इम्प्रूवमेंट्स। अब कैल्डर हिक इम्प्रूवमेंट क्या है कि ओवरऑल अगर जो चेंज हो रही है आपकी पॉलिसी से वो पॉजिटिव है, तो आप कहते हैं ये कैल्डर हिक्स इम्प्रूवमेंट है। यानी पेरेटो कह रही थी कि एटलीस्ट एक बंदे का फायदा हो रहा है और नुकसान किसी का ना हो रहा हो, लेकिन ये कैल्डर हिक्स कह रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, इट डजेंट मैटर। ओवरऑल फायदा हो रहा होना चाहिए सोसाइटी का, चाहे कुछ ग्रुप बेशक वर्स ऑफ हो। तो इन प्रैक्टिस आपको पता है कि ये जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि इवन विद इन पेरेटो एफिशिएंसी वाले क्राइटेरिया में भी इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ पॉलिसी जहाँ पे कोई वर्स ऑफ ना हो, क्योंकि हम हमारे पास स्पेसिफिक कलेक्शंस का या स्पेसिफिक डिसबर्समेंट्स का सिस्टम तो मौजूद नहीं होता। जिस बंदे की नज़र में किसी चीज़ की वैल्यू $100 होती है और दूसरे की $400, तो हम उन दोनों से अलग अलग टैक्स तो नहीं लेते हैं, टैक्स तो हम एक ही लेते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वर्स ऑफ होगा जब आप सोच रहे होंगे कि वर्स ऑफ नहीं भी है। तो हेल्डर हिक्स एफिशिएंसी टेस्ट ये है कि एन आउटपुट इज एफिशिएंट इफ दोज हु आर मेड बेटर ऑफ इन थ्योरी, यानी जिनका फायदा हो रहा है, दे कंपनसेट दोज हु आर मेड वर्स ऑफ एंड सो प्रोड्यूस अ परेटो एफिशिएंट आउटकम। यानी ओवरऑल अगर किसी का नुकसान भी हो रहा है तो वो होता रहे, लेकिन जिसका फायदा हो रहा है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो नुकसान से ज्यादा हो। यानी इन थ्योरी वो कंपनसेट हो गया, प्रैक्टिकली नहीं हो सकते लेकिन इन थ्योरी हो गया। तो फिर होता क्या है कि एवरी परेटो इम्प्रूवमेंट जो है, जब भी आप परेटो इम्प्रूवमेंट करते हैं वो कैल्डर हिक्स इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन कैल्डर हिक्स हमेशा परेटो इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। अभी इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको हम आगे एक और तरीके से देखते हैं। तो बेसिकली कैल्डर हिक्स हेल्डर हिक्स जो है, सॉरी, ये प्रायोरिटाइज करती है इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स को ओवर इंडिविजुअल लॉसेस। यानी ये कहती है कि इंडिविजुअल लॉस होता है तो होता रहे, अगर ओवरऑल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है तो वो हम करेंगे। अब इसको अगर हम बस अपनी उसी डायग्राम में देखें तो जो परेटो फ्रंटियर था वो सिर्फ इस ट्रायंगल का फेस था, जो वो फेस जो 100 और 100 की लाइन को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जो पोटेंशियल परेटो फ्रंटियर या कैल्डर हिक्स का इम्प्रूवमेंट है, वो सारे के सारी लाइन है, उसमें आप कहीं पे भी चले जाएं तो वो इम्प्रूवमेंट है कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया के मुताबिक। यानी इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लिसिटली देखें तो इस डायग्राम से आपको समझ आएगी कि, पॉइंटर ले लेता हूँ, कि ये आपकी पेरेटो एफिशिएंसी का ट्रायंगल था, रीजन है ये। इसमें आप अगर इस 0 0 से यानी स्टेटस को से अंदर की तरफ मूव करेंगे तो पेरेटो क्राइटेरिया के मुताबिक ये एफिशिएंसी है। लेकिन कैल्डर हिक्स ये कह रहा है कि आप इस सारे रीजन में मूव करें तो कैल्डर हिक्स इम्प्रूवमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी लेफ्ट साइड वाली डायग्राम को समझें कि ये जो 0 0 है, ये दोनों में इसको ₹25 मिल गए। तो मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे, तो एक बंदा जो है वो 25 से कम होके 20 पे आ गया है, लेकिन दूसरा जो है वो 25 से ऊपर जाके 60 पे चला गया। तो एक का तो नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे का बहुत फायदा हुआ। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ गई वाइल समबडी इज वर्स ऑफ। तो ये कैल्डर हिक्स इंप्रूवमेंट है लेकिन परेटो इंप्रूवमेंट नहीं है। फिर इसके अंदर की सारी इंप्रूवमेंट्स परेटो इंप्रूवमेंट्स हैं और कैल्डर हिक्स इंप्रूवमेंट्स भी हैं। और ये जो फ्रंटियर है सारे का सारा इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये कैल्डर हिक्स इंप्रूवमेंट फ्रंटियर या पोटेंशियल परेटो फ्रंटियर है। यानी अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक बंदे को ₹100 मिल गए, एक को 0 मिल गया। यानी एक के पास 25 थे वो भी गए, और दूसरा 25 से 100 पे चला गया। यानी ओवरऑल क्या हुआ, +75 -25, तो ओवरऑल +50 हो गया। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट। तो कैल्डर हिक्स कहता है कि यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है और हमें ये काम कर लेना चाहिए। अब अगेन आई होप कि आप लोग इसके पीछे चलने वाली इकोनॉमिक
चीज और पॉलिटिकल चीज और सोशल चीज को समझ रहे होंगे कि अगर कोई ग्रुप रिप्रेजेंटेड है तो वो कितना स्ट्रांगली फिर इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग को। पहले वो क्या पिछले क्राइटेरिया में यानी पेरेटो फ्रंटियर में वो क्या कर रहा था कि वो कह रहा था कि किसी का बुराई ना हो, बाकी मेरा भला हो जाए, ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा था कि ओवरऑल बुराई आ रही थी, बाकी ग्रुप्स काम करना छोड़ रहे थे। यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि किसी पे बुराई आती है तो आती जाए, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकली तो बढ़ती जाएगी, चीजें इंप्रूव होंगी, लेकिन आपका जो लोअर तबका है वो मजीद लोअर होता जाएगा और वो नुकसान उठाता जाएगा। जो अनरिप्रेजेंटेड तबके हैं वो मजीद नुकसान उठाते जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि एक तरफ सोशलिस्ट सिस्टम है और एक तरफ कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो कह रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी का कैपिटल बढ़ाते रहें, बेशक वो कुछ हाथों में कंसंट्रेटेड रहे, लेकिन इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि नहीं, सब में मिला के चलें, और उससे क्या होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी गिरती रहेगी क्योंकि मेहनत करने वाले कम हो जाएंगे। तो इनमें से हम लोग कोई जजमेंट नहीं कर रहे कि कौन सा अच्छा है या कौन सा बुरा है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द foundational elements, concepts behind स्कॉट्स बेनिफिट एनालिसिस, और भी हम इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो अब लोग इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, कैल्डर हेक्स को या पोटेंशियल पेरेटो एफिशिएंसी को। एक एक पेरेटो एफिशिएंसी है जो छोटे वाला फ्रंट था, और एक पोटेंशियल पेरेटो एफिशिएंसी है जो फुल फेस था। यानी फुल फेस का नाम पोटेंशियल पेरेटो भी है और कैल्डर हेक्स इम्प्रूवमेंट भी है। अब इसकी इसकी जस्टिफिकेशन लोग देते हैं सबसे पहली फिजिबिलिटी, कि इस दिस इज फिजिबल। यानी आप हर एक के पास जाके इंफॉर्मेशन लेना भी आपके लिए जरूरी नहीं है, हर एक को डायरेक्ट कंपनसेशन करना भी जरूरी नहीं है, बस ये पता चल गया कि ओवरऑल गुड है तो पॉजिटिव दे रहा है तो गो हेड विद इट। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एग्रीगेट वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, यानी ओवरऑल चीजें ऊपर जा रही हैं। और फिर इससे इवेंचुअली क्या होगा, उम्मीद करते हैं कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा, क्योंकि अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो उसमें उसके पास ज्यादा स्पेस आ जाएगी किसी गरीब की मदद करने की भी, और होपफुली उसका दिल भी करेगा मदद करने को, होपफुली। तो इस सेंस में वो कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई पीछे भी रह गया तो उसको खींच के ऊपर ले आएंगे। अ, फिर तीसरा है कि फुल कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज विल इंश्योर एवरीबॉडी रियलाइजेस पॉसिबल बेनिफिट्स। यानी एक पॉलिसी में तो आपको शायद लग रहा है कि रिच फैमिलीज फायदा उठा गई, टॉप 20 फायदा उठा गए, रिप्रेजेंटेड लोग फायदा उठा गए, लेकिन एक और पॉलिसी होगी जिसमें इनके अलावा कोई और स्टेक होल्डर्स होंगे, इसी तरह एक और पॉलिसी होगी, इसी तरह एक और होगी, तो करते करते गवर्नमेंट की जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, तो सब लोगों के फायदे ओवरऑल हो जाएंगे, या जिसको हम एवरेजिंग आउट हम कहते हैं स्टैट्स की जुबान में। तो ये एवरेज आउट हो जाएंगी चीज़ और आखिर में प्रॉब्ली सबका फायदा हो जाएगा। चौथी चीज वो कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज ग्रुप्स कैन ऑल्सो बेनिफिट। यानी अ, जो अनऑर्गेनाइज लोग हैं, अगर नंबर 3 में हम कह रहे हैं कि सबका फायदा हो रहा है, तो जो लोग बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं हो रहे उनका भी फिर फायदा हो जाएगा, जिन्होंने कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं बनाया हुआ, पार्टी नहीं बनाई हुई, रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी, उन तक भी फायदे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और आखिर में लिखा हुआ है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। यानी फर्ज करें हमने 1000 2000 पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी, खूब फायदा हुआ इकोनॉमी को, में भी बड़े ग्रुप को हुआ, अमीरों को हुआ, रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स को हुआ, लेकिन उससे फिर इकोनॉमी में इतनी जान आ गई कि अब आप सेहत कार्ड भी चला सकते हैं, अब आप बेनजीर इनकम सपोर्ट या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, वो भी आप लोगों को दे सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी में वो स्पेस आ गई है। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। ऑब्वियसली इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो भी सारे का सारा, वो जो सारा परेटो पे था वो मोर और लेस एक आध को छोड़ के सब चीजें इस पे भी हैं। और यू कैन इमेजिन के, अब इस पे हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में जो सैकड़ों सालों से जो डिस्कशंस हो रही हैं वो सारे इस पे डिस्कशंस हैं, टू एंड फ्रो, फॉर एंड अगेंस्ट। तो मे बी एक लिटमस टेस्ट इसका ये है कि द वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड कैपिटलिज्म। तकरीबन दुनिया के अब 2 4 मुल्कों को छोड़ के सारे मुल्क ही कैपिटलिस्ट हैं, तो इसका मतलब है कि प्रॉबली ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इस पे, इसके क्रिटिसिज्म के बारे में, स्पेशली हेल्डर हिक्स के बारे में, कैल्डर हिक्स के बारे में, तो ये मैंने एक पेपर अपलोड किया है पोर्टल पे। ये 2006 का पेपर है, तो इसको आप पढ़िएगा, इस पे काफ़ी अच्छा क्रिटिसिज्म है कैल्डर हिक्स पे।
तो इंशाल्लाह जी, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 के हमारे पास दो और पार्ट्स हैं जो कि हम होपफुली नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे।